नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद आशुतोष कुमार में। दोस्तों, आज हम यूपी टेट के हिंदी के क्वेश्चंस का अगला वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम लोग 20 प्रश्नों की बात करेंगे। इन सभी प्रश्नों को हम लोग व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक जरूर देखें तथा वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। दोस्तों, इससे पहले अगर आप लोग इस वीडियो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। तो आइए चलते हैं आज के वीडियो की ओर। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। नाक का बाल होना ये एक मुहावरा है और इसका अर्थ बताना है हमें। तो इसका अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए कह रहा है अधिक समीप होना, ऑप्शन बी कह रहा है कष्ट देना, ऑप्शन सी कह रहा है अधिक प्रिय होना, ऑप्शन डी कह रहा है पालतू होना। तो नाक का बाल होना का अर्थ जो है वो होता है अधिक प्रिय होना। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। अश्व का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? नहीं है बताना है कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है घोड़ा, ऑप्शन बी कह रहा है घोटक, ऑप्शन सी कह रहा है कटक, ऑप्शन डी कह रहा है। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो अश्व का पर्यायवाची घोड़ा भी होता है, घोटक भी होता है भी होता है। कटक जो है ये अश्व का पर्यायवाची घोड़े का पर्यायवाची नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी में क्या दिया गया है? ऑप्शन सी में दिया गया है कटक, और कटक जो है ये घोड़े का पर्यायवाची नहीं होता है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? ये एक वाक्य है कि जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, ये एक वाक्य है और इस वाक्य के लिए एक शब्द जो है वो बताना है। कौन सा एक शब्द में होगा? ऑप्शन ए कह रहा है अस्थिर, ऑप्शन बी कह रहा है अडिग, ऑप्शन सी कह रहा है यायावर, ऑप्शन डी कह रहा है गतिशील। तो इसका जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है हम लोगों को। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता उसे हम लोग यायावर कहते हैं। क्या कहते हैं? यायावर कहा जाता है। और अस्थिर क्या होता है? अस्थिर जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता उसे तो यायावर कहते हैं, और जो एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता उसे अस्थिर कहते हैं। जो एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता उसे अस्थिर कहते हैं। अडिग किसे कहते हैं? अडिग वो होता है जो अपनी बातों या वादों पर टिका रहे, जो अपनी बातें करे तथा जो वादे करे उन पर टिका रहे, उसे अडिग कहते हैं। अब रही बात गतिशील की, तो गतिशील किसे कहा जाता है? जो सदैव चलता रहा है, जो सदैव चलता रहा है उसे गतिशील कहते हैं। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी यायावर जो है सही हो जाएगा। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता उसे यायावर कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वा तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? रचयिता बताना है कौन है, किसने ये पंक्तियां लिखी है। ऑप्शन ए कह रहा है माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी कह रहा है सोहनलाल द्विवेदी, ऑप्शन डी कह रहा है राम नरेश त्रिपाठी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये रचना है, मतलब ये लाइनें हैं कि बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वा तो झांसी वाली रानी थी। ये किसकी जो है रचनाएं हैं, किसकी जो पंक्तियां हैं? तो ये हो जाएंगी सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समास का अर्थ है। समास का क्या अर्थ है ये बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है संक्षेप, ऑप्शन बी कह रहा है विच्छेद, ऑप्शन सी कह रहा है विस्तार, ऑप्शन डी कह रहा है नवीन अर्थ। तो समास का जो अर्थ होता है वो होता है संक्षेप। समास का अर्थ होता है संक्षेप, संक्षेपीकरण करना ही समास कहलाता है। समास की परिभाषा क्या होती है? जब संक्षेप के लिए आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है। जब संक्षेप के लिए आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है तो उस मेल से जो शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। तो उसे
समास कहा जाता है। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ मतलब समास का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? संक्षेप, संक्षेपीकरण ही समास कहलाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य बताना है, कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहा है कि भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उसका निदान करना। ऑप्शन बी कह रहा है बच्चों को व्यस्त रखना। ऑप्शन सी कह रहा है बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना। ऑप्शन डी कह रहा है कि बच्चों के त्रुटियों की केवल सूची बनाना। तो इसका कौन सा जो है उपचारात्मक शिक्षण का तरीका हो जाएगा? तो उपचारात्मक शिक्षण का तरीका जो ऑप्शन ए है वो हो जाएगा भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान करना तथा उनका निदान करना। पहले कठिनाइयों की पहचान करनी चाहिए तथा उसका निदान करना, ये जो है उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है? इनमें से कौन एक नहीं आता है? भाषाई कौशल में कौन नहीं आता है ये बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है सुनना, ऑप्शन बी कह रहा है बोलना, ऑप्शन सी कह रहा है हंसना, ऑप्शन डी कह रहा है लिखना। तो इनमें से कौन सा भाषाई कौशल नहीं है ये बताना है हम लोगों को। तो भाषाई कौशल होते कौन कौन से हैं? भाषाई कौशल होते हैं सुनना, बोलना, सुनना हो गया, बोलना हो गया, पढ़ना होता है एक, पढ़ना और लिखना, ये 4 भाषाई कौशल होते हैं। हंसना जो है ये भाषाई कौशल नहीं है। तो इसका यही आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। भाषाई कौशल ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है ये बताना है हम लोगों को। ऑप्शन ए कह रहा है 14 सितंबर को, ऑप्शन बी कह रहा है 5 सितंबर को, ऑप्शन सी कह रहा है 2 अक्टूबर को, ऑप्शन डी कह रहा है 26 जनवरी को। तो कब बनाया जाता है हिंदी दिवस? ये सभी लोगों को पता होना चाहिए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस जो है वो हमारा बनाया जाता है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 14 सितंबर को हिंदी दिवस? तो ये भी जान लेते हैं हम लोग। 14 सितंबर को हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता दी गई थी। कब दी गई थी? 14 सितंबर 1949 ईस्वी में जो है भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता दी गई थी। और इसके आगे भी थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 17 में जो है अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक राजभाषा का प्रावधान किया गया है। किसमें? भाग 17 में अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक राजभाषा का प्रावधान किया गया है तथा संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। किसमें? 8वीं अनुसूची, जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है तथा जो भाग 17 है उसके अनुच्छेद 343 से 51 तक जो है राजभाषा का प्रावधान किया गया है। और 14 सितंबर 1949 को जो है भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता दी गई थी। इसीलिए जो है हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है काव्य शिक्षण का उद्देश्य है। काव्य शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है ये बताना है हम लोगों को। ऑप्शन ए कह रहा है कि भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना। ऑप्शन बी कह रहा है कि व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना। ऑप्शन सी कह रहा है कि संगीत कला में निपुण बनाना। ऑप्शन डी कह रहा है कि रसानुभूत एवं आनंदानुभूत कराना। तो काव्य शिक्षण का उद्देश्य जो होता है वो होता है रसानुभूत एवं आनंदानुभूत कराना। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है? पहला वाक्य ऑप्शन ए कह रहा है कि राम जाता है। ऑप्शन बी कह रहा है सीता फल खाती है। ऑप्शन सी कह रहा है कि मेरी गाय काली है। ऑप्शन डी कह रहा है कि जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो इसमें कौन से जो है ऑप्शन में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो जो इसमें सी वाला ऑप्शन है मेरी गाय काली है, इसमें जो है विशेषण का प्रयोग हुआ है और विशेषण है इसमें काला। और मेरी जो है ये इसमें सार्वनामिक विशेषण है। जो काला शब्द है ये गाय की विशेषता बतला रहा है और मेरी, इसमें जो मेरी शब्द है ये शब्द सार्वनामिक विशेषण है। तथा अब जान लेते हैं कि विशेषण कहते किसे हैं।
विशेषण होता क्या है ये भी जान लेते हैं हम लोग। तो विशेषण वे शब्द होते हैं जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के प्रकार कितने होते हैं? वैसे तो हम लोग जो है नॉर्मली विशेषण 4 प्रकार के पढ़ते हैं, लेकिन विशेषण जो है मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के हम लोग पढ़ते कौन कौन से हैं इसके बारे में जान लेते हैं। हम लोग पढ़ते हैं जो हैं उनमें से सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण तथा परिमाणवाचक विशेषण। ये 4 हम लोग जो है नॉर्मली पढ़ते हैं। तथा इनके अलावा 4 अन्य भी होते हैं, उनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। उनके अलावा जो कौन कौन से होते हैं वो होते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण, संबंधवाचक विशेषण, तुलना बोधक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण। ये जो है पूरे मिला के सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, संबंधवाचक विशेषण, तुलनाबोधक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण, ये 8 प्रकार के मुख्यतः विशेषण होते हैं। लेकिन हम लोग जो है नॉर्मली 4 ही पढ़ते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मेरी गाय काली है, ये इसमें जो है विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो ये ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से क्या होता है। ये ऑप्शन में देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए कह रहा है शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। ऑप्शन सी कह रहा है कि बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन डी कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी में क्या दिया गया है? ऑप्शन बी में दिया गया है कि पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया जो है उसमें गति आती है, मतलब तेजी आती है। तो इसका ऑप्शन जो है बी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी सही है। कक्षा अभिनय प्रणाली के लिए जो है पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? किसका अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए कह रहा है कि वाहनारूढ़, ऑप्शन बी कह रहा है सत्ताधीश, ऑप्शन सी कह रहा है गंगाजल, ऑप्शन डी कह रहा है रेखा चित्र। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। वाहनारूढ़ जो है वो उसमें जो है अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। वाहनारूढ़ का जो है वाहनारूढ़ का मतलब होता है वाहन पर आरूढ़, मतलब वाहन पर आरूढ़ मतलब विराजमान। तो इसमें पर शब्द का जो है पर आता है किसमें, किसका कारक चिन्ह है? पर अधिकरण कारक का कारक चिन्ह है। तो ये अधिकरण कारक को जो है एग्जाम्पल हो जाएगा। वाहनारूढ़ जो है अधिकरण कारक का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस रस को रसराज कहा जाता है? ऐसा कौन सा रस है जिसे रसराज के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है श्रृंगार रस, ऑप्शन बी कह रहा है वीर रस, ऑप्शन सी कह रहा है हास्य रस, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो श्रृंगार रस को जो है वो रसराज के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? घनानंद जो हैं उनको किस युग का कवि माना जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है आदिकाल का, ऑप्शन बी कह रहा है भक्तिकाल का, ऑप्शन सी कह रहा है रीतकाल का, ऑप्शन डी कह रहा है कि भारतेंदु काल का। तो घनानंद जो हैं वो रीतकाल के जो है कवि माने जाते हैं। किसके? रीतकाल के रीत मुक्त काव्य धारा के जो है ये घनानंद कवि हैं। किसके? रीतकाल की रीत मुक्त काव्य धारा जो है उसके घनानंद कवि हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें शुद्ध वर्तनी का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए कह रहा है आशीर्वाद, ऑप्शन बी कह रहा है आशीर्वाद, ऑप्शन सी कह रहा है आशीर्वाद आशीर्वाद, ऑप्शन डी कह रहा है आशीर्वाद। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये क्वेश्चन काफ़ी बार जो है यूपी टेट के एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। आशीर्वाद जो है ये सही शुद्ध वर्तनी है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि को जो है ये कारक चिन्ह है और किस कारक चिन्ह का बोध कराता है, ये बताना है। किस कारक चिन्ह का को जो है किस कारक चिन्ह का बोध कराता है? ऑप्शन ए कह रहा है कर्म कारक, ऑप्शन बी कह रहा है करण कारक, ऑप्शन सी कह रहा है संप्रदान कारक, ऑप्शन डी कह रहा है अधिकरण कारक। तो जो को है वो
कराता है कर्म कारक का बोध। किसका? कर्म कारक का बोध कराता है। अब हम लोग यहाँ पे सभी कारकों की चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन से कारक होते हैं? कारक होते कितने हैं? 8 प्रकार के कारक होते हैं। हिंदी में जो है कारक 8 प्रकार के होते हैं। कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये 8 प्रकार के कारक होते हैं। और इनके चिन्ह कौन कौन से होते हैं? तो कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्म का को होता है, करण का होता है से, संप्रदान का होता है के लिए, अपादान का होता है से। अपादान में जो से होता है वो होता है अलग होने के अर्थ में। संबंध में आते हैं का, की, के, रा, री, रे, ये संबंध में प्रयोग में आते हैं, कारक चिन्ह होते हैं। अधिकरण में, अधिकरण का कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं? तो अधिकरण का होता है में, पर, पे, ये होते हैं। संबोधन के जो है वो होते हैं हे, भो, अरे। तो ये कारक चिन्ह हो गए हमारे। तो को किस कारक चिन्ह का बोध कराता है? को कराता है कर्म कारक का। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का जो उपनाम है वो बताना है हमें। उपनाम क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है हरियोध, ऑप्शन बी कह रहा है निराला, ऑप्शन सी कह रहा है अज्ञे, ऑप्शन डी कह रहा है गुलेरी। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का जो उपनाम है वो है अज्ञे। कौन सा? अज्ञे। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही है, अज्ञे। अब चर्चा कर लेते हैं हरियोध किसका उपनाम है। तो हरियोध जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय का जो है उपनाम है। किसका? अयोध्या सिंह उपाध्याय का जो उपनाम है वो क्या है? हरियोध है। निराला किसका उपनाम है? तो निराला जो है उपनाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। किसका? सूर्यकांत त्रिपाठी का जो है उपनाम निराला है। इसीलिए इनको पूरा नाम लिखा जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी, ब्रैकेट में करके निराला लिखा जाता है। और हरियोध जो है उसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय, ब्रैकेट में करके मतलब कामा में करके हरियोध लिखा जाता है। और गुलेरी किसका जो है उपनाम है? तो गुलेरी है चंद्रधर शर्मा का। किसका? चंद्रधर शर्मा जो है आगे कामा में करके लिखा जाता है कि चंद्रधर शर्मा कामा करके गुलेरी लिखा जाता है। तो ये इन सभी के उपनाम है। तो इसका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या हो जाएगा? अज्ञे हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहारी के प्रसिद्ध हैं। बिहारी के प्रसिद्ध क्या हैं? ऑप्शन ए कह रहा है कवित्त, ऑप्शन बी कह रहा है सवैया, ऑप्शन सी कह रहा है पद, ऑप्शन डी कह रहा है दोहा। तो बिहारी के क्या प्रसिद्ध जो है प्रसिद्ध हैं? तो बिहारी के जो दोहा हैं वो प्रसिद्ध हैं। क्या प्रसिद्ध हैं? बिहारी के जो दोहा हैं वो प्रसिद्ध हैं। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बिहारी के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। तो बिहारी जो है रीत काल के रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। किसके? रीत काल के रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं बिहारी। और बिहारी की एकमात्र रचना है कौन सी? बिहारी सतसई। और ये जो है बिहारी सतसई दोहा छंद में वर्णित है। किसमें? दोहा छंद में वर्णित है ये बिहारी सतसई। और बिहारी सतसई में 719 दोहा हैं। कितने? बिहारी सतसई में 719 दोहे हैं। कितने? 719 दोहे हैं। और जो इसमें भाषा है वो कौन सी प्रयोग हुई है? तो भाषा जो है साहित्यिक ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। जो बिहारी सतसई है उसमें साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अब जान लेते हैं बिहारी के पिता कौन है। तो बिहारी के पिता जो हैं वो हैं केशव दास। कौन है? केशव दास को जो है बिहारी के पिता जो है माने जाते हैं। केशव दास जो है ये बिहारी के पिता हैं। साथ ही साथ बिहारी के गुरु कौन है इनकी भी जान लेते हैं हम लोग। तो बिहारी के गुरु हैं नरहरि दास। कौन? नरहरि दास। नरहरि दास। नरहरि दास को बिहारी का जो है गुरु माना जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो बिहारी के प्रसिद्ध क्या हैं? तो बिहारी के प्रसिद्ध हैं दोहा। दोहा जो है इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद है। पुनर्जन्म शब्द है जो है इसका सही संधि विच्छेद बताना है। संधि विच्छेद बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है पुनः धन जन्म, ऑप्शन बी कह रहा है पुनर्धन जन्म, ऑप्शन सी कह रहा है पुनः धन जन्म, ऑप्शन डी कह रहा है पुनः धन आजन्म। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन ए में क्या दिया गया है? ऑप्शन ए में दिया गया है पुनः धन जन्म। पुनः धन जन्म ये जो है पुनर्जन्म का संधि विच्छेद हो जाएगा। और पुनः धन जन्म जो है ये बनता है पुनर्जन्म जो बनता है ये बनता है किससे? विसर्ग संधि से बनता है। किससे बनता है? विसर्ग संधि से बनता है। विसर्ग संधि से बनता है। तो पुनः धन जन्म जो है पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद
हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग जो है विसर्ग संधि की भी चर्चा कर लेते हैं। वैसे पीछे वाले वीडियो में हम लोग जो है विसर्ग संधि की चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर से जो है एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं, तो इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देखें हम लोग। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शोक किस रस का स्थायी भाव है। शोक जो है ये स्थायी भाव है और ये किस रस का है ये बताना है हम लोगों को। ऑप्शन ए कह रहा है शांत रस, ऑप्शन बी कह रहा है करुण रस, ऑप्शन सी कह रहा है हास्य रस, ऑप्शन डी कह रहा है वीर रस। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव जो है वो शोक होता है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी सही है। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। साथ ही साथ आप लोगों को मॉर्निंग में डेली करंट अफेयर की वीडियो भी मिलती रहेंगी, वहाँ से आप लोग डेली की करंट अफेयर का आनंद भी ले सकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।